हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 विकास पढ़ा रही थी। अब तक हम लोगों ने दो या तीन क्लासेस किए हुए हैं। आज फिर हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने तुलना के विकास का देशों के बीच में तुलना करने के लिए कुछ हमने उसके फैक्टर्स देखे थे। आज हम लोग उससे आगे कुछ पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग मानव विकास रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल ही हमने देखा था कि देशों के बीच विकास की जो तुलना की जा रही है वो प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सब बेसिस पर किया जा रहा था। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? मानव विकास रिपोर्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं HDR। अब हम देखेंगे मानव विकास रिपोर्ट है क्या चीज। UNDP द्वारा प्रकाशित HDR देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उसकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। सबसे पहले हमारे लिए क्या देखना है हमें? UNDP। ये UNDP क्या है? ये UNDP हम देख रहे हैं क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है, एक संस्था जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। ये अमेरिका में है और वहीं से ये रिपोर्ट जो है मानव विकास रिपोर्ट जो है वो हर साल पब्लिश की जाती है। इसे पब्लिश करने का काम कौन करती है? UNDP करती है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है कि इसकी मदद से जो है ये एक HDI निकालती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है, एक सूची निकालती है जिसमें वो सभी देशों का शैक्षिक स्तर, उसकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करती है और उसे रैंकिंग देती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग क्लास में एग्जाम के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से रैंकिंग देते हैं, उसी तरीके से ये UNDP जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है आपका अमेरिका में, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में। ये वहीं से पब्लिश की जाती है। और इसका क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं UNDP के बारे में और ये HDR के बारे में। सबसे पहले अगर ये HDR की बात की जाए कि सबसे पहले ये HDR, ये मानव विकास रिपोर्ट कब पब्लिश की गई थी? ये सबसे पहले की आई थी 1990 में। उसमें जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक और भारतीय नोबेल प्राइज विनर जो है अमर्त्य सेन के द्वारा बनाई गई थी। और उनके अनुसार ये कहना था कि राष्ट्र का जो है सच्चा धन वो क्या है? वो उसमें रहने वाले नागरिक हैं। तो इसलिए फोकस करना किन चीजों पर जरूरी है? नागरिकों का शैक्षिक स्तर, वो कितने पढ़े लिखे, वो कितना पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए देश में पढ़ने की किस तरीके की सुविधाएं मौजूद है, साथ ही साथ उनकी स्वास्थ्य स्थिति कैसी है। अगर हम लोग स्वस्थ रहेंगे, आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो आप लोगों का पढ़ने में भी मन लगेगा, साथ ही साथ आप लोग जो है अपना विकास अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है एक मनुष्य का स्वस्थ रहना। और उसके बाद किस चीज से हम उसे जज किया जाता है, विकास की तुलना की जाती है, वो है प्रति व्यक्ति आय। तो हमने क्या देखा कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1990 में। अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक 140 से ज्यादा देश जो हैं ये HDR, ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उस बेसिस पर ये HDR, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, मानव विकास रिपोर्ट जो है 140 देशों से ज्यादा देश जो है इसे पब्लिश करते हैं। वो भी किसकी मदद से? ये UNDP के मदद से इसे पब्लिश करते हैं। तो UNDP ही है जिसकी मदद से ये मानव विकास रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है। और उसमें HDI दिया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें कि रैंकिंग दी जाती है देशों को किस बेसिस पर? वहां के शैक्षिक स्तर, वहां के स्वास्थ्य स्थिति और
प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। उम्मीद है कि आप लोग HDR मानव विकास रिपोर्ट कुछ समझ पाए होंगे। अब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग अपना NCERT बुक देखते हैं वहां पर हमें एक टेबल दिया गया है, उसमें कुछ देशों के बारे में, कुछ देशों को लिया गया, जैसे उसमें श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, के अनुसार उनके HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब उनको ये HDR, ये मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर कौन सी रैंकिंग दी गई है, कौन सा स्थान दिया गया है, हम उस रिपोर्ट में, उस टेबल में हम वो देख पाएंगे। तो आप लोग उसे बुक में जरूर देखें। उसके बाद हम लोग उसमें से क्या फाइंडिंग निकाल पा रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर, आयु संभावित सब में वो भारत से क्या है, बेहतर है। ये कब किया गया था, ये 2016 का ही रिपोर्ट है। उसमें क्या हुआ कि हम क्या देख पा रहे हैं कि श्रीलंका जो है वो किससे बेहतर है, वो हर एक चीज में भारत से बेहतर है। वहां हम देख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा है, शैक्षिक स्तर भी ज्यादा, आयु संभाविता, मतलब वो लोग कितना ज्यादा वर्ष, वहां के रहने वाले जो नागरिक हैं वो औसतन कितना ज्यादा वर्ष जीते हैं, अगर वो देखें तो भारत से ज्यादा श्रीलंका में लोग उनकी जीवन जो है कि वो ज्यादा समय तक, ज्यादा वर्षों तक जी पाते हैं। तो इन सब में भारत से बेहतर कौन है, श्रीलंका उनसे बेहतर है। अगर हम उसका स्थान का बात करें तो HDI जो है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो जो मानव विकास सूचकांक है जिसमें रैंकिंग दी गई है, उसमें श्रीलंका का स्थान कितना है, 76 है, 76वें स्थान पर श्रीलंका आता है। और वहीं भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत का स्थान कितना है, 130 है। आप ये देख सकते हैं श्रीलंका भारत से कितने ऊपर है और भारत श्रीलंका से किस तरह नीचे है। आप देख सकते हैं कि श्रीलंका जैसा छोटा देश इन चीजों में बेहतर है भारत से। किन चीजों में बेहतर है, शैक्षिक स्तर में भी बात की जाए, उनकी स्वास्थ्य स्थिति की बात की जाए और प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात की जाए, सब में वो भारत से ऊपर है। लेकिन अगर हम वही देखें नेपाल की, बांग्लादेश की, ये सब क्या है, प्रति व्यक्ति आय जो है इन लोगों की भारत से कम है। हम देख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है नेपाल, बांग्लादेश में वो भारत से कम है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि आयु संभाविता जो है वो भारत से अधिक है, तकरीबन उन लोगों की 70 के आसपास आयु संभाविता है। आप टेबल में ध्यान से जरूर देखें, आपके बुक में है तो वहां आप देख पाएंगे कि आयु संभाविता जो है, मतलब ज्यादा वर्ष वहां के सिटीजन, वहां के नागरिक जी पाते हैं। कहाँ, नेपाल और बांग्लादेश में भारत के मुकाबले, भले उनकी प्रति व्यक्ति आय कम है। ये एक हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तुलना की जा रही है। हाँ, वो लोग, अगर हम लोग बात करें कि उनका सूचकांक में HDI जो है इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें उनका स्थान भारत से नीचे है, परंतु उनका जो आयु संभाविता है वो जो है कि भारत से कुछ बेहतर है। अब एक और टॉपिक है हमारा, विकास की धारणीयता। ये हमारे चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है, विकास की धारणीयता। धारणीयता को इंग्लिश में सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि हम सभी जिस तरीके से अभी जी रहे हैं, हम सभी अपना विकास चाहते हैं, लेकिन हमारे विकास में भी एक लिमिट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमें उस पर भी सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि हम अपना विकास करने के चक्कर में जो हमारी जो आगे पीढ़ी है, हम उनके लिए कुछ भी छोड़ के ना जा पाए। अगर सब कुछ हम ही यूज कर लेंगे, सब हम ही खत्म कर लेंगे, तो हमारे आगे की पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया विकास की धारणीयता, डेवलपमेंट में कुछ सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। उस पर हम लोग अब बात करते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना है ताकि आगे की पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके। जो भी संसाधन हमारे पास है, चाहे भूमि है, जल है, वन है और खनिज है, जो भी है, इन सभी संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण प्रयोग करना है। इस प्रकार प्रयोग करना है कि हमारी भी सारी आवश्यकता, हमारी भी
जितनी हम अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, हमारी जो भी आवश्यकता है उसमें से कुछ पूरी होती है और कुछ छूट जाती है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको हम किस तरीके से लिमिट में रखें और किस तरीके से संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करें कि हमारे आगे की पीढ़ी के लिए भी बचाया जा सके। नहीं तो सब हम ही लोग यूज कर लेंगे तो हमारे आगे की पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। और देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नवीकरणीय संसाधनों को खोजना चाहिए तथा उनका अधिक प्रयोग करना चाहिए। संसाधन हम सभी जानते हैं कि एटलीस्ट कम से कम 2 तरह के संसाधन हैं। बहुत तरह के संसाधन हमने ज्योग्राफी में पढ़े हैं हमारे नीचे के क्लासेस में, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फिलहाल हमें 2 तरह के संसाधनों पर गौर करना रहता है। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कि हमारे आसपास एकदम प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, जैसे कि सूर्य प्रकाश है, सनलाइट है, ये प्रचुर मात्रा में मौजूद है। इनको हम अगर अलग अलग तरीके से यूज करने की कोशिश करें तो हम उनका जितनी मर्जी उतनी यूज कर सकते हैं। वो उसके अभी खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। साथ ही साथ अगर गैर नवीकरणीय संसाधनों की बात की जाए तो वो संसाधन होते हैं जिनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। उनको अगर हम अविवेकपूर्ण यूज करते हैं, अविवेकपूर्ण अगर हम उनका दोहन कर देते हैं, दहन कर देते हैं, तो क्या होगा कि वो खत्म हो जाएंगे और समस्या हमारे लिए भी खड़ी हो जाएगी और साथ ही साथ हमारे आगे की पीढ़ी के लिए भी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो हम विकास की जो धारणीयता है, विकास में हम किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, नवीकरणीय संसाधनों को खोजना होगा कि और किस तरीके से हम उन चीजों को खोज सके जो कि हमारे आसपास प्रचुर मात्रा में मौजूद है और जिनका अभी खत्म होने का कोई चांस नहीं है। उनको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, उनको किस तरीके से यूज किया जाए कि हम सब जो है अपने जो भी जरूरतें हैं उनको मैक्सिमम पूरा कर सके। साथ ही गैर नवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सब जो है इन सब को बनने में हजारों साल लग जाते हैं। इसीलिए इनका विवेकपूर्ण प्रयोग करना है। जितना जरूरत हो, जितने कम में हम अपना जरूरत पूरा कर सकते हैं उसको उतने कम में पूरा करें और साथ ही साथ अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी उन्हें बचाएं ताकि वो भी उनका प्रयोग कर सकें। और बात क्या है, विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है। विकास की धारणीयता जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, ये जिस तरीके से किसी देश का के जो विकास है उसका दूसरे देशों के साथ जो तुलना करते हैं, उसी के साथ साथ अब एक और नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, ये विकास की धारणीयता की। मतलब वहाँ रिसोर्सेज का किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ जो संसाधन मौजूद है उसका कितना विवेकपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है, ये भी अब जो है कि शामिल किया जा रहा है देश के विकास को जांचने में, देशों के विकास को जांचने में। अब ये धारणीयता जो है किस तरीके से रिसोर्स का मैनेजमेंट हो रहा है उसको भी शामिल किया जा रहा है। तो विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है। ये नया क्षेत्र है, इस पर जो है कि लोग अभी और ज्यादा से ज्यादा चीजें खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक हो गए, हमारे साइंटिस्ट, अर्थशास्त्री हो गए, साथ ही साथ दार्शनिक जो फिलोसॉफी पढ़ाते हैं, जो फिलोसॉफिकल फील्ड में होते हैं वो दार्शनिक, और जो अन्य सामाजिक वैज्ञानिक जो है मिलजुल करके काम कर रहे हैं। ये सभी मिलजुल करके काम करें कि किस तरीके से हम धारणीयता, किस तरीके से हम जो है कि सस्टेनेबिलिटी को, धारणीयता को हम इसके इंडेक्स में ला सकें, इस तुलना करने के हम स्तर में ला सकें, ताकि इसको भी ला करके हम न सिर्फ देशों के विकास का तुलना कर पाएंगे, साथ ही साथ इससे ये फायदा होगा कि अपने अपने देशों में लोग अपने संसाधनों को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना सीखेंगे। अब अगर हम लोग जैसे पानी की अगर बात की जाए, हमारे पृथ्वी पर पानी अगर देखा जाए तो उसमें वहाँ कमी नहीं है। नदी, तालाब, समुद्र
अगर लेकिन देखा जाए तो जो हमारे यूज का पानी है उसकी संख्या बहुत ही, उसकी जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा कम रह गई है। और इसी तरीके से हम अगर उसका बेधड़क यूज करते रहे, उसको विवेकपूर्ण यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका नुकसान हमें ये झेलना होगा कि हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए पानी की मात्रा बहुत ही कम बचेगी, उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। इसीलिए हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना होगा ताकि हम अपने आस पड़ोस के पर्यावरण को बचा सकें, उसके लिए काम कर सकें, उसको संभाल सकें अपने आगे की पीढ़ी के लिए। इसीलिए जो है ये धार्मिकता, विकास की धार्मिकता को भी अब देश की तुलना करने के लिए, देशों के विकास की तुलना करने के लिए अब इसे भी प्रयोग किया जा रहा है। इसे भी प्रयोग करने के क्षेत्र में नए नए काम कौन कौन कर रहे हैं? वैज्ञानिक कर रहे हैं, अर्थशास्त्री कर रहे हैं, दार्शनिक और सामाजिक वैज्ञानिक, ये सभी आपस में मिलजुल करके काम कर रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर 1 विकास जो है वो खत्म हो गया है। आशा है कि आप इसे समझ पाए होंगे। और आज के वीडियो में हम यहीं तक करेंगे और कल फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।